स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम जानेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की और क्यूब की, और एग्जांपल जो हैं जो कि बहुत ही आसान है 11 और 12 उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ और क्यूबॉइड से। तो डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हमने फाइंड करा था अर्लियर क्लासेस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले समझते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको आता होगा, एक 2D शीट होती है, मतलब एक लेयर, सिंगल लेयर होती है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती, जिसकी कोई हाइट नहीं होती, उसका हम निकालते हैं एरिया। इसका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। इसकी कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ होती है। अब किसी को भी लेंथ ब्रेथ मान लो। अब हमें जो एरिया निकालना है वो किस तरीके से इसका एरिया निकालना है। अगर L इसकी लेंथ है तो L को इतने टाइम खींचें इस तरीके से, बहुत ही ये पास होंगी काफी लाइनें कि ये B टाइम्स हो जाएं, L लाइन B टाइम्स हो जाएं, तो इसका पूरा एरिया कवर हो जाएगा। L लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट हर जगह पे B लेंथ तक, तो L लाइन B लेंथ तक, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता था L इंटू B। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अब यहाँ पे मुझे इसका ये जो ऊपर वाला सरफेस है, एक मिनट, क्या इसमें कुछ है? हाँ ठीक है। जैसे कि ये है, ये एक NCERT की बुक है क्लास 10th की। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये जैसे कि ये एक प्लेन सरफेस है, ये इसका एरिया निकालना है मुझे। इसका ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये हो गई इसकी लेंथ, या इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ ब्रेथ हो गई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे मैं छोटी छोटी लाइनें खींच के उस लेंथ की, जो मतलब यहाँ पे अगर B मान है तो B लेंथ की लाइनें खींचूंगा L लेंथ तक, तो इसका एरिया निकल जाएगा। पर अब जब इसको इस तरफ से देखते हैं पूरा, तो ये इसकी कुछ थिकनेस भी है। तो अगर मुझे इसमें एक पेज का एरिया निकालना है, एक पेज की अगर मैं बात करूंगा, एक पेज की अगर बात करूंगा, तो इसका मैं केवल एरिया ही निकाल सकता हूं, क्योंकि इसका एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे से ये इसकी कुछ भी थिकनेस नहीं है। पर अगर पूरी बुक की मैं बात करूं तो इस तरीके से काफी इसकी ये थिकनेस है, ये जो है ये इसकी थिकनेस है, या इस चीज को कहते हैं हाइट। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल का एरिया हमने इस तरीके से निकाल लिया। पर अब एक क्यूबॉइड का एरिया निकालना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इस तरीके से पहले एक क्यूबॉइड बना देते हैं। एक मान लो ये रेक्टेंगल ऊपर की तरफ हो गया, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। अब इतने सारे, अब इन रेक्टेंगल को ऐसे नीचे की तरफ रखते जाएंगे कि जैसे कि इस बुक पे पहले एक पेज रखा, फिर 2 पेज रखा, फिर 3 पेज रखा, फिर 4, फिर जितने भी पेज ये पूरे, वो पूरे पेज रखे। अब इस एक पेज की, तो इस पेज की थिकनेस तो हम मेजर नहीं कर सकते ऐसे ही, मतलब कर सकते हैं वैसे तो, पर मतलब अभी ये काफी थिकनेस कम है। ठीक है, तो इसकी हम वॉल्यूम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका एरिया ही डिस्कस करेंगे। इसकी थिकनेस वर्नियर कैलिपर वगैरह, स्क्रू गेज वगैरह से कर सकते हैं मेजर, लेकिन उसकी इतने स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो इस पेज की हम थिकनेस नहीं देख सकते। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए तो बस एरिया निकल सकता है। पर जब हम पूरी बुक की बात करें तो अब हम इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं। ये कुछ थिकनेस होगी 1 इंच या 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, ये इसकी कुछ थिकनेस है। अब यहाँ पे हमें थिकनेस दिख दे रही है, तो इसका एरिया इतनी टाइम जितनी इसकी थिकनेस है वो इसकी वॉल्यूम हो जाता है। यानी कि अगर इसकी थिकनेस या हाइट अगर h है,
तो एल बी वाले कितने तक रखने हैं हमें रेक्टेंगल, इस बुक में कितने टाइम तक रखने, कितनी हाइट तक रखे हुए हैं, ये एल इंटू बी के रेक्टेंगल कितनी हाइट तक रखे हुए हैं, मान लो 1.5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से एच हाइट तक रखेंगे हम, तो हमें इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। या इसको लिख सकते हो, एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, और थिकनेस कितनी है एच, तो एल इंटू बी इंटू एच इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब क्यूब में क्या होता है, अब क्यूब के लिए हमें स्क्वायर का एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब में सारी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्यूब है, मान लो इसकी साइड कोई ए है, तो इसकी ये वाली साइड भी ए ही होगी। अब इसको क्यूब को सेम उसी तरीके से क्यूब के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है तो इसकी ये जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ होगी। तो अगर हम इसको कहें कि हमने क्यूब के ऊपर क्यूब काफी सारे रखे और उसके बाद स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर काफी सारे रखे, तो एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। अब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कितने रखने हैं हमें, वो भी हमें ए तक ही रखने हैं, इतनी लेंथ तक ही रखने हैं कि वो ए हो जाए, ए लेंथ के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे ये कुछ लेंथ एच थी, तो वो लेंथ किसके बराबर हो, जब ये दोनों साइड बराबर तो इन दोनों साइड के बराबर ही हो तीसरी साइड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम वही हो जाएगा जो इसका होता है एरिया इंटू थिकनेस। ये हर किसी का है, हर किसी के लिए है ये एरिया इंटू थिकनेस, ये फॉर्मूला हर किसी के लिए है। ठीक है, जिसकी भी वॉल्यूम निकालनी हो। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, अब यहाँ पे ये क्यूब है तो एरिया स्क्वायर का देखना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का ए इंटू ए। ठीक है, अब थिकनेस क्या लिया हमने, इसकी ए, इसकी थिकनेस हमेशा ए लेनी है, तो इसका एरिया हो जाए वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब। या इसको एरिया को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर और थिकनेस कितनी है ए, तो भी आ जाएगा ए क्यूब। तो इस तरीके से हम इनका एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला बना सकते हैं। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम एक दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका वॉल्यूम निकाली कैसे जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर शायद 11 है, तो उससे पहले आप ये नोट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो ये है एग्जांपल नंबर 11। मैंने ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और टाइम वेस्ट हो जाता है इस तरीके से, और लंबा है क्योंकि ये। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वॉल हमको बनानी है जिसकी वो दी हुई है, लेंथ दी हुई है 10 मीटर, हाइट दी हुई है 4 मीटर। यहाँ पे हाइट ब्रेथ की तरह काम करेगी, और थिकनेस दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा इसकी वॉल्यूम निकालेंगे पहले हम, उसके बाद ब्रिक्स की वॉल्यूम निकालेंगे और ब्रिक्स की वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितनी हमारी वॉल्यूम ऑफ ये है, तो इतना हमें मिल जाएगी कि कितनी ब्रिक्स हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, उसको उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ब्रिक्स के डायमेंशन तीनों ही दिए हुए हैं, 24, 12 और 8। स्टार्ट करते हैं, शुरू करें इसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये मैंने डेटा इधर लिख लिया है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक क्यूबॉइड है और वैसे भी अगर सारे डायमेंशन अलग अलग दिए हुए हैं तो एक क्यूबॉइड ही है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 24 सेंटीमीटर को हम कर सकते हैं मीटर में, डिवाइडेड बाई 100, जो कि हो जाएगा 0.24। ठीक है ना। अगर ये भी नहीं आता है तो एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। तो थिकनेस को इधर लाके थिकनेस
ये चीज पहले लिख लेना, मैं जो लिख रहा हूँ उससे पहले। थिकनेस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इज इक्वल टू 0.24 मीटर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40 इंटू 0.24, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये लगभग आ जाएगा 20 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा इसको पहले तो एक 0 को यहाँ से हटा के इसको ऐसे कर लो, 4 इंटू 0.8 इधर आ जाएगा 2.4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 24 और ये आ जाएगा 96, तो ये आ जाएगा 9.6, है ना। तो ये आ जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 9.6 मीटर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक की वॉल्यूम क्या होगी, इज इक्वल टू, ये डायमेंशन दिए हुए सारे मल्टीप्लाई कर दो। सबको पहले किस में लिख लो, मीटर में। तो 0.4 इंटू 0.12 इंटू 0.08। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो, 4, सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 96 दोनों को मल्टीप्लाई करके। और पॉइंट कितने के आगे आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 0.96, 2 के आगे पॉइंट और 2 0 और, तो 0.096। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा, तो 96 इंटू 24 और 0 कितने के, पॉइंट कितने के आ गया, 4 ये हैं और 2 ये हैं। ठीक है, तो 6 के आगे पॉइंट आएगा, ये भी बता दूं पहले। तो इसको देख लो मल्टीप्लाई करके, 6 4 जो 24, 2 कैरी, 9 4 जा 36 और 2 38, 6 2 जो 12, 1 कैरी, 18 1 19, ये हो गया 12 1 13, 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 0.2304। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। तो ये आया यहाँ पे, पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये 4 ही नंबर आए, तो हमें 4 तो यहाँ से थे और 2 यहाँ से थे, तो 6 के आगे हमें पॉइंट लगाना है। तो 4 तो डिजिट ऑलरेडी हमारे पास है, और मैंने यहाँ पे भी पहले भी बताया था कि 6 के आगे पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट इज इक्वल टू 0.00 और 4 डिजिट है हमारे पास, तो 4 डिजिट चाहिए। अब 6 के आगे पॉइंट है 2 2 4 2 6, 6 के आगे पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 9.6 को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उससे पहले इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, 1 2 3 4 5 6, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो अब ये 2 चीजें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जब पूरा ही मिटा दूँ, ठीक है, पूरा ही मिटा रहा हूँ, है ना, ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। एक बार मैं वो लिख लेता हूँ साइड में, क्या आया हमारे पास, 9.6 आया है। ठीक है, एक आया हमारे पास 0.0022304। ठीक है, ये 2 चीज़ें आई हैं हमारे, ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉल है। ठीक है, दोनों मीटर में है। मैंने बुक्स के तरीके से काफ़ी अलग किया है, तो पर ये मेरे हिसाब से ये जो मैंने करवाई ये समझना इजी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स
आर रिक्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, किसी भी चीज की वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईंट, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, अब ये पूछ ले कि एक होल में कितनी ईंट आ जाएंगी, तो होल की वॉल्यूम निकालो और ईंट की वॉल्यूम निकालो, होल की वॉल्यूम से ईंट की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, इतनी ईंट उस होल में आ जाएंगी। तो अब इसको करेंगे, ये है 9.6 और ये है नीचे 0.002304। तो इसके बाद क्या आंसर आ जाएगा मैं एक बार देख लेता हूँ, आप लोग भी चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख लो, चाहो तो ऐसे ही करके देख सकते हो इतना। तो ये जो आ जाएगा ये आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर से किया पहले ही बता दूं, 4166.66 ऐसे करके आगे आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो अप्रोक्सीमेट है इसके हिसाब से हम लगा सकते हैं कि 4167 ईंट की जरूरत होगी, यानी कि 66 ईंट से थोड़ा सा ज्यादा, तो 67 ही इसको मान लेंगे क्योंकि आधी ईंट टूट के अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। एक बार अगर आंसर चेक कर लिया हो आप लोगों ने, आंसर चेक कर लो, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है बुक से, तो एक बार आंसर चेक कर लो, अगर सही है तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आंसर सही है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 12। अब इसमें सिंपल है, कुछ करना तो है नहीं। अब इसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो क्यूब लग रहे हैं इनकी डायमेंशन है 3 की, 3 की अंदर की तरफ भी होगी, जो थिकनेस वो 3 की होगी। ठीक है, 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी है देख लेना। अब क्या करना है, इन ब्रिक्स को काउंट कर लो और एक ब्रिक से वॉल्यूम निकाल लो। तो एक ब्रिक्स की अगर निकालेंगे तो पता है, क्योंकि ये एक क्यूब है बता रखा है, तो ब्रिक्स है ये क्या दिया हुआ है एक बार देख लो, मैं क्यूब है शायद, ये हिल भी रहा है कैमरा भी, एक मिनट में देख लूं। तो ये जो है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है ये, 3 सेंटीमीटर का क्यूब रखा हुआ है। तो ये सारे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही है ना, 1 3 6 10 5 15 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 है। ठीक है, तो एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल लो और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा टोटल की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, यही वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है, तो लिख लो वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब मतलब मैं इसका लिख रहा हूँ स्मॉल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही आती है, ध्यान रखना। अगर पिछली बार मैंने बताया ना हो तो पिछला एग्जांपल जो करा था उसको क्यूब में लिखना होता है। ठीक है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये आ गया, तो अब इसको 27 को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स इज इक्वल टू 27 इंटू 15। अब इसको करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, 27 इंटू 15, 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10, 1 13। ठीक है, ये 27 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 3 और 7 10 0 2 3 और 4 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या 4 मीटर स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या मैं सही हूँ, सही है बिल्कुल। तो इसी के साथ वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हुआ होगा शायद साउंड की वजह से, उसके लिए सॉरी, पर यह इतना कठिन तो था नहीं कुछ भी। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, वॉल्यूम वगैरह जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसके बाद तो इतना समझने की जरूरत है नहीं। तो अब इस वीडियो को करते हैं ओवर, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन। कोशिश करूँगा कि साउंड डिस्टर्बेंस ना हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।